आज फिक्र की शुरुआत बहुत धमाकेदार है। ये एक सामरिक शुभ समाचार है। ये वो गुड न्यूज है जिसे सुनकर 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जबकि दिल्ली की ये घोषणा सुनकर इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक डर का करंट निश्चित तौर पर फैल जाएगा। एक लाइन में कहें तो भारत 5th जनरेशन से भी ज्यादा एडवांस वर्जन का फाइटर जेट बनाने जा रहा है, जो कि अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 से भी बेहतर होगा। तो चलिए इस शुभ समाचार को विस्तार देते हैं। आपको सबसे पहले रक्षा मंत्रालय का यह ऐलान बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को देश में ही बनाने की मंजूरी दे दी है। यह 5वीं पीढ़ी से भी आगे का होगा, यानी कि 5.5 5.5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। इस फाइटर जेट को द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA बनाएगा। ADA डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का हिस्सा है और रक्षा मंत्रालय इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी कंपनियों के साथ एक निजी कंपनी को भी बोली लगाने का मौका देगा। इस संबंध में अगले कुछ दिनों में ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी किया जाएगा। भारत के पास इस वक्त 5th जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया हथियारों की धूम मचने के बाद और LCA तेजस की कामयाबी के बाद भारत का 5th जनरेशन जेट बनाने का फैसला डिफेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कदम है। सवाल यह है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट क्या होता है, और जब भारत के पास पहले से राफेल, सुखोई, मिराज और तेजस जैसे लड़ाकू विमान है, तो फिर एक नए विमान को बनाने और उसके निर्माण में भारी भरकम पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। तो इन प्रश्नों का उत्तर भी सिलसिलेवार तरीके से देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें ड्रोन का एंगल भी है कि जब दुनिया ड्रोन की ओर बढ़ रही है तो हम ये क्यों बना रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होता है। स्टेल्थ यानी इसमें दुश्मन के रेडार से बचने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे स्टेल्थ कहते हैं, और इस वजह से भारतीय वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ाएगा। देखिए दुश्मन के रेडार में हमारा कोई भी मिसाइल नहीं आया था, इसीलिए हम भेद पाए थे उन्हें। आपको याद है 88 घंटे का वो युद्ध जो हमने अभी पाकिस्तान को हराया। खैर, किन शक्तियों से लैस होगा भारत का 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट? शुरुआती जानकारी के अनुसार इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगाया जा सकेगा। यह अब तक का सबसे एडवांस रेडार है। वहीं हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले घातक हथियार लोड होंगे। सबसे घातक एस्ट्रा और ब्रह्मोस NG यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल से यह फाइटर जेट लैस होगा। रेंज और गति की बात करें तो रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक होगी, यानी कि एक बार फ्यूल भरने पर 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा और इसकी गति मैक 1.8 प्लस की होगी। आपको बता दें कि ध्वनि की रफ्तार से रफ्तार को मैक कहते हैं और ध्वनि की रफ्तार है 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब से 1.8 मैक का मतलब हुआ 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। एक और बड़ी बात, यह मल्टी रोल कॉम्बैक्ट होगा जिसका वजन 25 टन होगा। मल्टी रोल हमने क्यों बताया? जिससे कि ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस अटैक करेगा। ये राफेल और सुखोई से साइज में भले ही छोटा होगा, लेकिन उनसे बहुत तेज होगा, और तेजी के पीछे की वजह है उसका साइज और एरोडायनामिक्स। खैर, और देश में ऐसा फाइटर जेट बनने के बाद न सिर्फ हमारी सामरिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, इस प्रोजेक्ट से मेक इन इंडिया के सपनों को भी नए पंख लगेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान आखिर कब तक मिल पाएगा। तो हमारे पास ये उत्तर भी मौजूद है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जेट 2 चरणों में डेवलप किया जाएगा। पहला चरण है मैक 1 का, जो 2027 तक पूरा होगा, जिसमें शुरुआत में GE F414 इंजन लगाया जाएगा। GE का मतलब समझ रहे हैं। फिर इसका पहला प्रोटोटाइप 2027 तक उड़ान भर सकेगा। दूसरा है मैक 2 जो कि 2030 तक पूरा होगा। ये और भी अधिक उन्नत संस्करण का होगा, क्योंकि इसमें स्वदेशी AL-51 इंजन लगेंगे और AI तकनीक ज्यादा होगी। कुल मिलाकर वर्ष 2030 तक भारतीय वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की पहली स्क्वाड्रन शामिल होने की उम्मीद है। यहाँ पर हम आपको यह भी बता दें कि 7 मार्च 2024 को ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, और अब जबकि सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का अंतिम आदेश दे दिया। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत में ही बनेंगे।
पूरी तरह से स्वदेशी होंगे और इसके कई फायदे भी होंगे, जैसे कि ये प्रोजेक्ट भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं के लिए गेम चेंजर तो होगा ही, साथ ही इंपोर्ट किए गए विमानों पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाले 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को कड़ी चुनौती देगी। भारत की 5वीं पीढ़ी के जेट की कामयाबी हमें लड़ाकू विमानों के निर्यातक देशों के रूप में स्थापित करेगी। इस कारनामे से डॉलर का बेहिसाब खर्च भी बचेगा। वहीं निजी और सार्वजनिक कंपनियों की भागीदारी से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तेजस मार्क 2, यहाँ पर आप ये तस्वीर देखिए, तेजस मार्क 2 की रेप्लिका जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। एमका ये जो विमान है इसके ठीक बगल में एमका को भी लगाया गया है। एमका जो है वो 2040 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो यानी कि एक तरफ एमका है और दूसरी तरफ हम आपको तेजस मार्क 2 यानी कि भारत के जो भविष्य लड़ाकू विमान होंगे हम उसकी तस्वीर, उन एयरक्राफ्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें इंटरनल वेपन भी है जो दुश्मनों, आप नीचे देख सकते हैं अंदर में जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 मोड में काम करता है ये, स्टील्थ और नॉन स्टील्थ। तो नॉन स्टील्थ मोड में सारे वेपन्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, स्टील्थ मोड में सिर्फ आपके पास अंदर वाले वेपन्स अवेलेबल रहेंगे। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर प्लस है, वो सब इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। जितने भी स्मार्ट वेपन हैं, लेजर गाइडेड बम्स हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लोज कॉम्बैट मिसाइल जो कि आपको 10-20 किलोमीटर रेंज के लिए चाहिए वो भी हम इसमें इंटीग्रेट किया गया है। जो स्मार्ट वेपन्स है, स्मार्ट बम्स है, लेजर गाइडेड बम है, ऑल आर हियर। तो इसके जो पेलोड्स है 14 पेलोड्स है, तो आपको 14 डिफरेंट टाइप्स के आप इसमें हथियार आप सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए, भारत की एक बहुत पुरानी डिमांड है 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन की, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा हो तो और बेहतर है। अब ये जो डिमांड है इस पर काम हो रहा है। भारत की एक और डिमांड है जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार, और वो है एक अच्छा खासा बॉम्बर जो कि आसमान में इतनी ऊंचाई पर जाए कि कोई भी डिटेक्ट ना कर पाए और वो मिसाइलों से हमला करे कि सामने वाला कोई भी रेडार जो है उसका काम ना कर पाए। ये डिमांड भारत की एक और है, और खासकर ये जो 88 घंटे का युद्ध हुआ इसके बाद इस डिमांड को लेकर रक्षा विशेषज्ञ जो हैं वो बार बार चीजें आगे रख रहे हैं। पूरे विश्व में अमेरिका, चीन और रूस 3 ऐसे देश हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाते हैं। अमेरिका ने F-35 और F-22 रैप्टर बनाए हैं। F-22 रैप्टर की टेक्नोलॉजी वो दुनिया में किसी को नहीं देता है और ना ही वो प्लेन बेचता है। दावा किया जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है। अमेरिका के F-35 के जवाब में रूस ने सुखोई 57 फाइटर जेट बनाए हैं, जिसका डेमो उन्होंने, आपने देखा होगा, भारत ने दिया था। रूस ये फाइटर जेट भारत को कई दिनों से ऑफर कर रहा है और साथ मिलकर भारत नहीं बनाने का भरोसा दिला रहा है। जबकि चीन ने J-20 फाइटर जेट बनाए हैं, J-35 भी बनाया उन्होंने, जिसे वो किसी को बेचे या ना बेचे, भारत में आतंक फैलाने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान को J-20 तो वो जरूर देगा। वैसे हम आपको बता दें कि फाइटर जेट का इंजन बनाने वाले दुनिया में सिर्फ 4 ही देश हैं। ये है अमेरिका से GE का इंजन हमारे LCA तेजस में आता है, फ्रांस जिसका इंजन आप सभी जानते हैं मिराज में लगा हुआ है, और हमारे एक और एयरक्राफ्ट राफेल में लगा है, ब्रिटेन और रूस के इंजन हम सब जानते हैं मिग्स में लगे हैं, सुखोइस में लगे हैं। जबकि चीन जेट इंजन नहीं बनाता है, बल्कि वो जेट इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग करता है और उसका ये चोरी का मॉडल युद्ध में खुद उस पर भारी भी पड़ता है। ये हमने पाकिस्तान को मिले HQ-9 मिसाइल सिस्टम में भी देखा, जो भारत के हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल को पकड़ भी नहीं पाया था, ना ही हमारे ब्रह्मोस को। इस पूरी खबर में आपने 5th जनरेशन को कई बार सुना होगा। 5th जनरेशन, आपको यहां समझने की जरूरत है कि 5th जनरेशन क्या होता है, क्यों 5th जनरेशन कहते हैं। दरअसल जिस दौर में किसी फाइटर को विकसित किया जाता है उसे उसी समय से डिनोट किया जाता है। इसे उदाहरण से आप ऐसे समझे कि 1940 से 50 के बीच शुरुआती जेट इंजन का विकास हुआ। सबसोनिक गति, बुनियादी हथियार जैसे मशीन गन और बम इसमें लगाए गए। ये फाइटर जेट्स की पहली जनरेशन थी। इसमें MiG-15 और F-86 सेबर जैसे फाइटर जेट्स थे। दूसरी जनरेशन 1950 और 1960 के बीच विकसित की गई। इसमें बेहतर जेट इंजन, शुरुआती मिसाइलें जैसे AIM-9 साइडविंडर, रेडार और सुपरसोनिक गति थी। MiG-21, F-4 फैंटम जैसे फाइटर जेट शामिल थे।
इससे हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले की क्षमता बढ़ी। MiG-21 अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन था। तीसरी जनरेशन का विकास 1960 से 1970 के बीच में हुआ। इसमें उन्नत रडार, मल्टी रोल क्षमता और बेहतर मिसाइल सिस्टम लगाया गया। इसमें MiG-23 और F-14 टॉमकैट फाइटर जेट बने। चौथी जनरेशन के फाइटर जेट्स 1970 से 1990 के बीच में बने। इसमें उन्नत रडार जैसे लुक डाउन और शूट डाउन की सुविधा थी, मनूवर करने की अद्भुत क्षमता या कहें चपलता और डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। F-16 फाइटिंग फैल्कन, MiG-29 जो कि भारत के पास है, Su-27 इसके उदाहरण हैं। 4.5 जनरेशन यानी 4.5 जनरेशन के विमान 1990-1910 तक बने। ये स्टिल्थ यानी रेडार की पकड़ से बाहर रहने की शुरुआत थी। आधुनिक सेंसर नेटवर्क का इस्तेमाल और AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार शामिल। इसमें राफेल जो कि हमारे पास है, यूरोफाइटर, टाइफून और सुखोई 35 इस दौर में तैयार होते रहे। ये चौथी जनरेशन का एडवांस संस्करण है जिसमें स्टिल्थ तकनीक और सेंसर में सुधार हुआ। पांचवी जनरेशन के विमानों की शुरुआत 2005 में हुई जो अब तक जारी है। यह पूरी तरह स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज करना यानी बिना अतिरिक्त ईंधन इस्तेमाल के सुपरसोनिक गति हासिल करना इसकी खासियत है। इस दौर में F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, Su-57, J-20 विमान बनाए गए। कई देश छठी जनरेशन पर काम कर रहे हैं जिसमें हाइपरसोनिक गति, ड्रोन का इंटीग्रेशन, AI नियंत्रित सिस्टम, लेजर वाले हथियार और एडवांस स्टेल्थ होगा। फ्रांस इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अभी तक कोई इस लेवल का विमान नहीं है, लेकिन अमेरिका NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस और ब्रिटेन, इटली और जापान के साझा प्रयास टेम्पेस्ट जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भविष्य के युद्ध के लिए यह डिजाइन हो रहा है। इसमें मानव रहित और AI आधारित तकनीक प्रमुख होगी। हमने भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर डिफेंस एक्सपर्ट से भी बातचीत की। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो आज का सरकार का फैसला है वो 2 कदम आगे का है। एम का एयरक्राफ्ट अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर था। आज का फैसला इसको, इस पूरी प्रोजेक्ट को जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने के लेवल पर आ गया है। सरकार के आज के फैसले के बाद 2 बातें साफ हो गई हैं। एक, भारत बाहर से कोई एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लेने के बजाय घर में ही, स्वदेश में ही अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा। बी, इसमें आडा की पूरी भूमिका होगी और जो स्वदेशी इंडस्ट्री है उसमें उसका पूरा योगदान होगा। दरअसल इस टेक्नोलॉजी से एक और फायदा होगा। इस टेक्नोलॉजी पे काम करने के बाद हम बहुत एडवांस्ड लेवल के ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को भी किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे और ये एक डबल फायदा है जो कि हिडन एडवांटेजेस में आएगा। जिस वक्त देश में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की इतनी चर्चा है, उसी वक्त गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आज एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। कल भी उन्होंने गुजरात से इस्लामाबाद को सख्त मैसेज दिया, आज भी वहां से प्रहार किया। शहबाज शरीफ का गिड़गिड़ाना भी शुरू हो चुका है। आपको पहले प्रधानमंत्री मोदी के 5 कीवर्ड दिखाते हैं जिनकी तीव्रता गांधीनगर से 1100 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक महसूस की गई। उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम लिया, आतंकवाद रूपी कांटे को निकालने का प्रण दोहराया। POK का जिक्र भी उन्होंने किया, 1947 के मुजाहिदीनों की याद दिलाई, पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों की चर्चा की। लेकिन सबसे पहले PM मोदी की गर्जना के आगे सरेंडर होते शहबाज शरीफ का चैप्टर खोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान कितना सहमा हुआ है यह शहबाज शरीफ के शब्दों से भी झलक रहा है। ईरान में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे उनका डर साफ दिख रहा है। जवाब तो गुजरात से PM मोदी ने भी दिया, लेकिन बिना नाम लिए। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर फायर हैं तो शहबाज शरीफ सरेंडर कर रहे हैं, शांति वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, पानी की भीख मांग रहे हैं, ट्रेड शुरू करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं PM मोदी आग उगल रहे हैं। उनके तेवर देख शहबाज इस कोशिश में है कि किसी तरह भारत का गुस्सा शांत किया जाए और पाकिस्तान को PM मोदी के गुस्से से बचाया जाए। शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि हम शांति पर चर्चा के लिए तैयार हैं। PM मोदी ने कहा है कि कांटे को निकाल कर रहेंगे। सिंधु जल पर ब्रेक से छटपटा रहे शहबाज, पानी पर वार्ता के लिए राजी हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने चुटकी ली कि अभी तो कुछ ज्यादा किया नहीं है और पसीने छूट रहे हैं। शहबाज का कहना है कि पाकिस्तान
ट्रेड पर बात करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि आतंकियों के जनाजों को वहां राजकीय सम्मान दिया जाता है। शाहबाज कितने खौफ में, इसे आप ऐसे समझे कि वो आतंकवाद से मुकाबले पर भी चर्चा के लिए राजी हैं। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि जंग का जवाब वैसे ही मिलेगा। पाकिस्तान सीधी जंग नहीं जीत सकता। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। शहबाज शरीफ ने शांति शांति तब कहना शुरू किया जब उनको ईरान ने झटका दिया। 4 देशों के दौरे पर निकले शहबाज शरीफ कल तेहरान में थे। उनकी यात्रा को लेकर ईरान की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें ना तो कश्मीर का जिक्र था और ना ही भारत का। पाकिस्तान चाहता था कि ईरान किसी तरह अपने बयान में कश्मीर और भारत का जिक्र कर दे, लेकिन ईरान नहीं माना और शहबाज के सपने पर पानी फिर गया। ईरान पहले ही पहलगाम हमले की निंदा कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने बारी बारी से भारत और पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक और वजह से ईरान में बड़ी फजीहत हुई है। यूं कहिए कि तेहरान ने शहबाज शरीफ को भरी मीटिंग में फटकार लगाई। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी पाकिस्तान के रुख से नाराज हैं। उन्होंने गुस्से में शहबाज शरीफ से सवाल पूछा कि पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश गाजा पर चुप क्यों है। खमेनी ने एक तरह से आदेश दिया है कि गाजा पर पाकिस्तान तुरंत इजराइल के खिलाफ रोड मैप तैयार करे। पाकिस्तान को यह भी कहा गया है कि वो इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान का साथ दे। तेहरान में शहबाज शरीफ का जो हश्र हुआ, जिस तरह पड़ोसी देशों से रिश्ते ठीक करने की नसीहत दी गई, वो भारत की कूटनीतिक बढ़त को साबित करता है। गांधीनगर में आज प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने 1947 में देश के बंटवारे की याद दिलाते हुए कहा कि अगर उस वक्त मुजाहिदों को मार दिया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस मौके पर पीएम ने सरदार पटेल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर तब सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो आज ये हालात ना होते। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। वैसे पीएम मोदी नहीं, पाकिस्तान पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी फायर थे। ओवैसी ने शहबाज और मुनीर को कायदाए फोटोशॉप बनने के लिए बेइज्जत किया। असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के आतंक चरित्र का सच बताने के लिए कुवैत पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बेवकूफ और जोकर कहा। हमने कल आपको इसी शो में बताया था कि कैसे मुनीर ने शहबाज को मूर्ख बनाया। मुनीर ने चीन की 2019 वाली एक पुरानी तस्वीर को ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का बता दिया और भारत की जीत की तस्वीर के तौर पर पेश किया।
इसी पर ओवैसी ने पाकिस्तान को चुभने वाली बात कह डाली। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। वैसे गुजरात के गांधीनगर से आज पीएम मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर वाले कड़े संदेश दिए, आतंकवाद पर जमकर धुलाई की, तो साथ ही भारत के लोगों से स्वदेशी वाली अपील की, जिसका मूल सूत्र और मूल मंत्र है आत्मनिर्भरता। वैसे शब्द पीएम मोदी की डिक्शनरी में पहले से रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए देश में अलग अलग क्षेत्रों में इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन आज पीएम मोदी ने खुले मन से इसकी घोषणा कर दी, देश को एक नई दिशा देने वाली अपील कर दी। पीएम मोदी के संदेश को पहले 7 बड़ी बातों से समझिए। पीएम मोदी ने देश के लोगों से कहा कि विदेशी उत्पादों पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घर में जो है उसे फेंकिए नहीं, लेकिन नया विदेशी सामान मत लाइए। दुकानों, घरों और बाजारों में जो विदेशी चीजें हैं उन्हें पहचानिए, लिस्ट बनाइए, गांव-गांव में विदेशी वस्तुओं के उपयोग पर रोक की शपथ दिलाई जाए। आपको अपने घर में देखना चाहिए कि कितनी विदेशी चीजें उपयोग में हैं। गणेश जी की मूर्तियां हो, होली की पिचकारी हो, सजावटी सामान, सब कुछ विदेशी बन चुका है। अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने बार बार इसका जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा है। उन्होंने स्वदेशी अपील के दौरान बार बार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जीवन में स्वदेशी वस्तुओं पर ही जोर देते थे। हम इतना तय कर लें कि 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। शायद 1-2% चीजें ऐसी है जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। हमारी अगली खबर का कोड वर्ड है नॉट फाउंड सूटेबल। राहुल गांधी ने आज राजनीति में यह नई लाइन उछाली है। सुबह 9:25 पर उन्होंने 9:30 मिनट के वीडियो के साथ एक पोस्ट को शेयर किया। राहुल ने बताया कि यह वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत का है, जिनसे कुछ दिन पहले वो मिले थे। इस पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने सबसे पहले लिखा कि नॉट फाउंड सूटेबल अब नया मनुवाद है। यह भी लिखा कि SC, ST, OBC के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है, ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज़्यादा प्रोफेसर और 30% से ज़्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को एनएफएस बताकर खाली रखा गया है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर जगह यही साजिश चल रही है। एनएफएस संविधान पर हमला है, एनएफएस सामाजिक न्याय से धोखा है। यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। गुजरात के दलित नेता और कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जीपीएससी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में यही मनुवादी षड्यंत्र चल रहा है। चुन चुनकर एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के अंगूठे काटे जा रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि गलती से भी दलित, आदिवासी, ओबीसी उम्मीदवार सिस्टम में घुस न पाए। राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर पहले से काफी मुखर रहे। अब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी वाला नया दांव खेला है। उन्होंने कहा कि आरक्षण विरोधी चाल का जवाब संविधान की ताकत से दिया जाएगा। अब आपको डूसू छात्रों से उनकी बातचीत का एक अंश सुनाते हैं। केवल 2% कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एचओडी या प्रिंसिपल एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटीज हैं। नहीं तो जितने बाकी इंटरव्यूज होते हैं, एक कैटेगरी बना रखी है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि नॉट फाउंड सुटेबल। उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो सुटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं था उस पोस्ट के लिए, उसको आउट कर दिया जाता है। मान लो आप कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, आपको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। आप सब एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के हो। अभी भी सर इंटरव्यू बहुत फेयर नहीं है। मेरा जेआरएफ अभी 1-2 महीने में लैप्स होने जा रहा है, अभी भी मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं भी इसी सिस्टम से निकला हूँ, मैं भी मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड ओबीसी की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नहीं सर। कभी आपने उसको मतलब कहीं देखा है? Why is 90% history not in our books? Why is only 10% history in our books? Why is it not written, for example, in our history books? नियुक्तियों का सच क्या है, यह आंकड़ों से बताया जा रहा है। तो मोदी सरकार ने भी इसका जवाब आंकड़ों से ही दिया। दोपहर 3 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी का वीडियो टैग करते हुए लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने कांग्रेस के शासन के दौरान खाली पदों का जिक्र किया और यह बताया कि कैसे मोदी सरकार के आने के बाद हालात सुधर गए हैं। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, उस वक्त एससी के 57%, एसटी के 63% और ओबीसी के 60% पद खाली थे। इस आंकड़े के साथ उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार के आने के बाद शिक्षकों के पदों को 16,217 से बढ़ाकर 18,940 किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के 2004 और 14 के कार्यकाल में जहां आईआईटीज में सिर्फ 83 एससी, 14 एसटी और 166 ओबीसी फैकल्टी थे, वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 और 24 के दौरान आईआईटीज में 398 एससी, 99 एसटी और 746 ओबीसी शिक्षक नियुक्त हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 37% थी, जो अब घटकर 25.95% रह गई है। मोदी सरकार में आज भी इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के एनएफएस यानी नॉट फाउंड सूटेबल टर्म का भी विरोध जताया। उन्होंने बताया कि वंचित वर्ग को मुक्ति दिलाने के लिए मोदी सरकार ने पहली बार सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019 लाया, जिसके उपरांत एनएफएस अब इतिहास है। अब एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पद किसी भी अन्य वर्ग द्वारा भरा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें कभी नहीं कर पाई। जिस एनएफएस टर्म पर इतनी राजनीति हो रही है, उस पर हमने फिक्र की एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना हो। एनएफएस क्या है? एनएफएस यानी नॉट फाउंड सूटेबल। ये पद खाली छोड़े जाने से जुड़ा एक टर्म है। अगला प्रश्न है, एनएफएस में क्या होता है? इसमें आरक्षित वर्ग का पद खाली छोड़ दिया जाता है। यहां एक और प्रश्न बनता है कि पद खाली छोड़ने के लिए क्या तर्क दिया जाता है? पद यह कहकर खाली छोड़ा जाता है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्तियों में योग्य नहीं पाया गया। इस प्रक्रिया को आरक्षण और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि अब ये टर्म इतिहास बन चुका है। फिक्र में आगे और भी खबरें, लेकिन बहुत तेजी से 9 बड़ी खबरें देख लेते हैं। आइए।
मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। प्लान के अनुसार पूरे देश में 9 जून से 21 जून तक एक अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम होगा संकल्प से सिद्धि। अभियान के तहत सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। बीएसएफ ने 9 मई को आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने का नया वीडियो जारी कर दिया है। 20 से ज्यादा आतंकियों को बीएसएफ ने मार गिराया था। बीएसएफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार पाकिस्तानी जो है वो फौज भूल नहीं पाएगी। सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का भी प्रस्ताव दिया गया है। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को सलामी की जाएगी। इसके लिए बीसीसीआई ने 3 जून को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में तीनों सेना के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को करारा जवाब देते हुए पहलगाम में जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक की। यह पहली बार है जब उमर सरकार ने जम्मू या श्रीनगर के बाहर कैबिनेट की मीटिंग की। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर मजबूत है और वो किसी से नहीं डरेगा। कर्नल सोनिया कुरैशी टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री सोफिया कुरैशी टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जांच के दौरान एसआईटी ने तथ्यों की पड़ताल के साथ फुटेज का सत्यापन भी करवाया। सुप्रीम कोर्ट कल एसआईटी की रिपोर्ट पर गौर करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर। सीबीडीटी ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 31 जुलाई 2025 को दाखिल होने वाले इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ा दी है। अब इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने नए आंकड़ों को छू लिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 81.04 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश दर्ज किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14% ज्यादा है। भारत के सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा 40% का उछाल देखने को मिला है, जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16%, जबकि ट्रेडिंग सेक्टर में 8% निवेश बढ़ा है। टीवी9 भारतवर्ष से अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने कहा है कि तेज प्रताप मामले की जांच हो। तेज प्रताप को घुटन हो रही होगी तभी उन्होंने पोस्ट किया। आकाश के मुताबिक लालू यादव के असली वारिस तेज प्रताप यादव। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी ने शांति वन जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने उन्हें देश के निर्माण में अहम योगदान देने वाला प्रधानमंत्री बताया। पंडित नेहरू को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी है। और फिक्र की अगली फाइल एक ऐसे राष्ट्रपति पर है जिसका मंत्र है कि अगर मुझे गिफ्ट दोगे तो डील पक्की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वियतनाम ने हजारों करोड़ रुपए का तोहफा दिया, जिससे ट्रंप गदगद है। ट्रंप से डील करने के लिए उन्हें गिफ्ट देने वाले देशों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और इसे देखकर सब कह रहे हैं कि कूटनीति को गिफ्ट नीति क्यों बना दिया गया है। इतनी अजीब बात है। इस गिफ्ट के चक्कर में इमरान खान जेल चले गए और ट्रंप को गिफ्ट पे गिफ्ट मिल रहा है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बल्कि अरबों करोड़ों के रुपए के एम्पायर के मालिक भी हैं। यह अलग बात है कि वो कई बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। रियल एस्टेट की दुनिया में ट्रंप का सिक्का चलता है। दुनिया भर के देशों में उनके नाम से ट्रंप टावर्स हैं। इसके अलावा वो कई अलग अलग तरह के बिजनेस चेन्स के मालिक हैं। ट्रंप के लिए दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक सफल बिजनेसमैन होने के अलावा उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया भर के सभी ऐशो आराम आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप तोहफों के लिए बेताब दिखते हैं। ट्रंप को कुछ भी बस फ्री में दे दो, इससे वो खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने अपनी विचित्र कूटनीति के तहत गिफ्ट नीति बना ली। ट्रंप को वियतनाम से मिलने वाला तोहफा कोई मामूली तोहफा नहीं है। इस गिफ्ट की कीमत है 13,000 करोड़ रुपए। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। इस समारोह में ही ट्रंप के परिवार को 13,000 करोड़ रुपए के गोल्फ रिजॉर्ट को बनाने का अनाउंसमेंट हुआ। वियतनाम के विन फुक प्रांत में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ रिसोर्ट बन रहा है। 990 हेक्टेयर इलाके में यह रेड रिवर के किनारे बनेगा। इस प्रोजेक्ट में 2 आलीशान गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे। यहाँ एक 5 स्टार होटल बनेगा, एक लग्जरी विला बनाया जाएगा, यहाँ एक बड़ा कमर्शियल हब भी बनाया जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ट्रंप इन दिनों जिस गिफ्ट नीति पर काम कर रहे हैं वो असल में एक सौदा है। ट्रंप एक सौदागर की तरह मनमाने तरीके से तोहफे लेते हैं और डील पक्की कर देते हैं। वियतनाम के अलावा भी वो कई देशों से ऐसे तोहफे ले रहे हैं और विदेश नीति की एक नई डेफिनेशन लिख रहे हैं। वियतनाम से ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ रिजॉर्ट बनाने की डील हुई है। इंडोनेशिया
कि बाली और वेस्ट जावा में भी होटल और ट्रम्प गोल्फ कोर्स बनने जा रहे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में ट्रम्प टावर्स, रेजिडेंशियल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट ट्रम्प के परिवार को ऑफर किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की में सैंक्शंस होने के बाद ट्रम्प उनको अपने मिसाइल्स ऑफर करने जा रहे हैं अमेरिका के। खैर, अजरबैजान का ट्रम्प इंटरनेशनल होटल, ये प्रोजेक्ट बिजनेसमैन ममदोव के साथ मिलकर किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि फिलीपींस में भी ट्रम्प को प्रोजेक्ट देने के लिए लॉबिंग की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी एआई प्रोजेक्ट के लिए 2000 मेगावाट बिजली दी है। इस बिजली का इस्तेमाल करके बिटकॉइन माइनिंग की जाएगी। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अमेरिका को कतर से मिलने वाले हवाई जहाज की है। इस हवाई जहाज की कीमत 3400 करोड़ रुपए है। इस लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग पैलेस या उड़ता महल कहा जाता है। ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा तोहफा है और इसके मास्टर बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग एरिया और लाउंज के लिए ट्रंप ने कतर से सबसे बड़ा सौदा किया। ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि उन्हें यह विमान कतर के अमीर ने मुफ्त में दिया है, लेकिन असल में यह विमान ट्रंप को 100 लाख करोड़ रुपए की डील के बदले में मिला है। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर ट्रंप कैसे अपने पद और रुतबे का इस्तेमाल अपने परिवार की कमाई बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ट्रंप के बिजनेस एम्पायर की कमान ट्रंप के 2 बड़े बेटों ने संभाल रखी है और ट्रंप अपने पद से इसका विस्तार पूरे पश्चिमी एशिया या यूं कहें कि अरब वर्ल्ड में कर रहे हैं। ट्रंप ने पश्चिम एशिया के कई देशों में अपने बिजनेस को विस्तार दिया है। इसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इन परियोजनाओं में दुबई में एक ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर, कतर की राजधानी दोहा में एक गोल्फ रिसोर्ट, सऊदी अरब के जिद्दा में एक ट्रंप टावर और ओमान की राजधानी मस्कट में एक होटल शामिल है। इन परियोजनाओं में डार ग्लोबल नाम के एक डेवलपर के साथ डील की गई, जिसका संबंध सऊदी सरकार से बताया जाता है। अभी ये पता नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स में कितना समय लगेगा, लेकिन ट्रंप ने अपने पद और रसूख से अपने परिवार को पावर देने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। और क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात है, एक वो दौर था जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जब रिटायर होते थे तो उनके पास कोई पैसे नहीं होते थे और उसके बाद से पेंशन का सिस्टम चालू किया गया और आज है डोनाल्ड गिफ्ट ट्रंप। खैर, अब फिक्र करते हैं बांग्लादेश की, जहां सरकार और सेना के बीच टकराव की नई पटकथा तैयार हो रही है। इसमें 2 मुख्य पात्र हैं। पहले हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और दूसरे हैं बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकरुज्जमा। टकराव का मुद्दा है रखाइन कॉरिडोर, जिसे मोहम्मद यूनुस मानवीय मिशन कहते हैं। आर्मी चीफ पहले ही उसे खूनी गलियारा बता चुके हैं और अब वहां की सेना भी आधिकारिक तौर पर कह चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रखाइन कॉरिडोर को नहीं बनने देंगे। कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस भारत को चिकन नेक पर धमकी दे रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी ने उन्हीं की ही गर्दन दबोच ली है। वहां की सेना के इस बयान से शांति दूत के मन में शांति जरूर भंग हुई होगी, उनके सपनों को बड़ी चोट पहुंची होगी, क्योंकि अब यूनुस ने यह ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उनका कहना था कि उसके जरिए म्यांमार के रखाइन में 20 लाख लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन सेना का कहना है कि रखाइन रोहिंग्या शरणार्थियों का गढ़ है और कॉरिडोर बनने से बड़ी तादाद में रोहिंग्या शरणार्थी उनके देश में घुस सकते हैं। यूनुस की दलील है कि रखाइन कॉरिडोर बनने से म्यांमार और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं, जबकि सेना का कहना है कि गलियारा बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सेना को आशंका है कि इस कॉरिडोर के जरिए म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी सीमा पार करके सीधा बांग्लादेश के अंदर पहुंच सकती है। और यह डर इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अराकान आर्मी पहले ही बांग्लादेश की सीमा से सटे टेक्नॉफ और आसपास के इलाकों में सक्रिय है और म्यांमार के गृह युद्ध की आग बांग्लादेश के दरवाजे तक आसानी से पहुंच सकती है। इसीलिए सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि जो भी फैसला बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करेगा उसमें सेना शामिल नहीं होगी। बांग्लादेश आर्मी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नाजिम उद्दौला ने यूनुस को क्या संदेश दिया, आप कुछ नहीं। और अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। जिस रखाइन कॉरिडोर को लेकर बांग्लादेश में सियासी भूकंप आया है, उसकी स्क्रिप्ट किसी बांग्लादेशी अफसर ने नहीं बल्कि एक अमेरिकी नागरिक ने लिखी है। इस कॉरिडोर का मास्टरमाइंड है खलीलुर रहमान। यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, लेकिन इनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है और अपना ज्यादातर वक्त ये वॉशिंगटन में बिताते हैं। खलीलुर रहमान मोहम्मद यूनुस के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से गिने जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार वॉशिंगटन के इशारे पर चल रही है? क्या मानवीय सहायता की आड़ में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है?
जरा समझ लेते हैं कि आखिर यूनुस की कुर्सी को हिलाने वाला ये गलियारा आखिर है क्या। ये एक प्रस्तावित गलियारा है जो बांग्लादेश को सीधे म्यांमार के रखाइन प्रांत से जोड़ेगा। यूनुस का दावा है कि वहां 20 लाख से ज्यादा लोग गृह युद्ध और भूकंप के कारण भूख और तबाही झेल रहे हैं और इस गलियारे के जरिए उन्हें मानवीय मदद दी जाएगी। लेकिन सेना और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक मदद मिशन नहीं है बल्कि एक कूटनीतिक जाल है जो बांग्लादेश को फंसाने के लिए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने बुना है। म्यांमार का रखाइन कई वर्षों से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और वहां से लाखों की संख्या में रोहिंग्या समुदाय के लोगों का पलायन हुआ है। बांग्लादेश के सुरक्षा विशेषज्ञों को चिंता है कि रखाइन प्रांत में म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी के बीच चल रहा संघर्ष सीमा पार बांग्लादेश तक फैल सकता है। इसके अलावा डर यह भी है कि अगर यह कॉरिडोर बन गया तो म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी बढ़ जाएगी और बांग्लादेश की आर्मी बिल्कुल नहीं चाहती कि अस्थिरता के माहौल से जूझ रहा बांग्लादेश किसी नए संकट में पड़े। फिलहाल आर्मी चीफ वकर उज़्ज़मा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, लेकिन यूनुस के फैसले बांग्लादेश को पतन की ओर ले जाते नजर आ रहे हैं। फिक्र में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे अनोखी फाइट की। कौन कहता है कि स्टील में जान नहीं होती? इस वीडियो को आप देखेंगे तो यही करेंगे उफ कि स्टील के इन रोबोट्स में न सिर्फ जान है बल्कि वो एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। ये दुनिया की पहली ऐसी किक बॉक्सिंग है जो इंसानों के बीच नहीं बल्कि रोबोट्स के बीच हुई। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एक दूसरे पर जमकर किक बरसाई। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि रोबोट्स की फाइट सीन हुई है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 100 के आंकड़े को पार कर गए हैं तो वहीं पूरे भारत में 1000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। आईसीएमआर भले ही कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग लगातार इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ही पूरे भारत में कोविड-19 के 750 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए। नए कोविड वेरिएंट में सामान्य वायरल बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने। सरकार ने आज कोरोना के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। 26 मई तक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 104, गुजरात में 83, केरल में 430, महाराष्ट्र में 210, तमिलनाडु में 69, उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 कोरोना पीड़ित मरीजों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में 3, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी है। आप भी फिक्र की इस न्यूज रील में देखिए कि आखिर ये कोरोना वायरस कितना घातक है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की क्या राय है।